बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में हर रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है और ना सिर्फ मुतासरीन की तादाद बढ़ती चली जा रही है बल्कि अमवात की शरह भी बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कन्फर्म केसेस जो हैं वो 6871 तक जा पहुँचे हैं, जबकि 128 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं इस मुहलिक वायरस के सबब। 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस मंजर-ए-आम पर आया था पाकिस्तान में और इब्तदा में हमने देखा कि वायरस का फैलाव कम था। इतनी तेज़ी के साथ केसेस जो थे उनमें हर रोज़ इजाफा नहीं देखने में आ रहा था, लेकिन गुज़िश्ता अगर हम 15 रोज़ को देखें तो केसेस डबल हुए हैं। हर रोज़ हम दुगना इजाफा देख रहे हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। साथ ही साथ अगर हम पंजाब को डिस्कस करें तो पंजाब में 24 घंटों में 216 नए केसेस रिपोर्ट हुए और जिसके बाद अब मजमूई तादाद पंजाब भर में 3232 तक जा पहुंची है, जबकि इसके साथ साथ 4 अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। मुख्तलिफ वजूहात हैं, लोग घरों में नहीं रह रहे, लॉकडाउन का एहतराम नहीं कर रहे और एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ पर जितने टेस्ट होने चाहिए अभी उस तरह से उस रेशो के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ टेस्ट भी नहीं हो रहे। ओवरऑल हम इस मुहलिक वायरस की सिचुएशन को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन सांस की जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग हैं वो किस तरह से इस वायरस के साथ एक्सपोज हो सकते हैं और उनके लिए एडिशनल एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, जनरल अस्पताल लाहौर, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी पंजाब के। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द स्टूडियोज़। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुब्तला लोग हैं, एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, वो किस कदर हाई रिस्क पर हैं इस वायरस के साथ एक्सपोज होने में और वो किस तरह से एक्स्ट्रा एहतियात बरत सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लंग्स किसी ना किसी हद तक मुतासर होते हैं और कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ कंडीशन है, तो ऐसे में हमें एक्स्ट्रा एहतियात करनी चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक आज बहुत अहम टॉपिक पे आपने डिस्कस शुरू की है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है, दिस इज़ अ रेस्पिरेटरी वायरस। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली सांस की नालियों में जाके बीमारी करता है। तो हमारे वो मरीज़ या लोग जिनको पहले ही से सांस की बीमारी है उनको बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। आपने स्पेसिफिकली सवाल मुझसे किया कि दमा के या कोई भी सांस की, तो दमा भी एक बहुत कॉमन बीमारी है पाकिस्तान में। इसके अलावा और सांस की बीमारी है, जिस तरह COPD हम एक कॉमन बीमारी जो सिगरेट पीने की वजह से होती है। उसके अलावा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। तो जो बहुत सारी बीमारियां सांस की नालियों की हैं या सांस के जो आगे स्पॉन्जी पार्ट्स होते हैं उनकी, तो उसमें बेसिकली सांस का चढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस तरह के आजकल आपने ये देखा है कि तमाम वो लोग जो कि कहलाते हैं कि इनमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, उसमें ख़ास तौर पे वो लोग जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस है, या वो हजरात जिनको कोई कैंसर का मर्ज़ है, या वो हजरात जो कोई दवाई ऐसी ले रहे हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज़ों को कर देता है, या जिनको दिल की बीमारी है, या स्टीरॉयड का इस्तेमाल है, कॉमन और ज़्यादा डोज में स्टीरॉयड का इस्तेमाल है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की इम्यूनिटी को कम करती हैं। तो इन लोगों में देखा यह गया है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इनको वायरल इन्फेक्शंस या दूसरी इन्फेक्शंस हो जाती हैं, क्योंकि आजकल कोविड की वबा फैली हुई है। तो ये भी बहुत आम लोगों को ज़्यादा होगा, उनको जिनमें ये इम्यूनिटी कम होगी। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि एज भी इसमें एक रिस्क फैक्टर है। जितनी एज बढ़ती है ज़ाहिर है कि उसमें इम्यूनिटी कम होती है। बिल्कुल। तो 60 साल के ज़्यादा देखा यह गया कि 60 साल से जो ज़्यादा लोग हैं उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर एस्थमा है मरीज़ों को, तो उनको ज़ाहिर है कि बड़े एहतियात से चलना है। या और भी सांस की बीमारियाँ हैं, तो जिस तरह के गाहे बगाए WHO ने भी गाइडलाइंस दी, फिर पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी की भी गाइडलाइंस आई हमारे पास, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी बहुत सारे SOPs हमें दिए हैं कि किन लोगों को किस तरीके से चलना है। उसमें ख़ास तौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनको गाइडलाइंस दे दी गई हैं। आपका स्पेसिफिक सवाल था कि जो सांस के मरीज़ हैं उनको क्या ख्याल करना है, उनको कैसे चलना है। तो उनको तो ऑलरेडी सांस की बीमारी है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे अहम चीज़ है कि वो अपने आप को महदूद रखें घरों तक, और बिल्कुल भी पैनिक ना हो, और अपनी वो जो दवाइयाँ हैं लगातार बिल्कुल इस्तेमाल करते रहें जो उनके डॉक्टर ने बताई हैं। अगर तो उनका एस्थमा या COPD या और बीमारियाँ कंट्रोल चली आ रही हैं तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन की दवाइयाँ अपनी जारी रखें, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये इतना इसमें काफ़ी आपके लिए। ठीक सर, अगर एक अस्थमा का पेशेंट है और ऑब्वियसली खांसी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको अक्सर ही रहती है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कोरोना वायरस की अलामात को? क्योंकि कोरोना वायरस की एक अलामत ये भी है कि खुश्क खांसी का आना या इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना। अब फ़र्क कैसे किया जाए? जी, बहुत अहम सवाल है। इसमें ज़ाहिर है कि
एस्थमा एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें सांस की नालियों में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो ये अक्सर मरीज़ जो है ट्रीटमेंट के साथ भी यूजुअली तो कंट्रोल रहते हैं, पर इन पर हल्की फुल्की खांसी होती रहती है और सांस का चढ़ना भी होता है। अब अगर कोई भी इन्फेक्शन इनमें आएगी तो इनकी बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिस तरह खांसी का बढ़ जाना, मुसलसल खांसी हो जाती है, या फिर उसमें सांस का फूलना और सांस में बुखार का आना। कोविड अगर खुदा न खास्ता इनमें से किसी मरीज़ को कोविड सस्पेक्ट करेंगे हम, तो उसमें ये होगा कि उसको एक तो बुखार होगा, सही, बिल्कुल बुखार का होगा जो परसिस्ट करेगा, और वो परसिस्ट करेगा दवाई के बावजूद ज़्यादा दिनों के लिए। सही। बुखार के साथ साथ नज़ला हो जाना, जिसमें से हम नाक का बहना और छींकों का आना, गले का ख़राब होना, अगर उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इलामात ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं तो उसको फौरी तौर पर चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से रजू करे, कहीं ऐसा ना हो, और टेस्ट भी करवा लिया जाए। बिल्कुल, जो जब वो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो उनको ज़रूर देखते हुए हिदायत करेंगे कि भी आप इसका टेस्ट करवा लें ताकि कंफर्म हो जाए। सही। सर, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगी कि अगर किसी अस्थमा के पेशेंट में या किसी भी सांस की बीमारी में मुब्तला शख्स में वायरस की तशखीस हो गई, उसका PCR पॉजिटिव आ गया, अब किस हद तक चांसेस हैं कि वायरस सेवेरिटी इख्तियार करें या मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, किस किस्म के हो सकते हैं? देखिए, जो अभी तक स्टडीज़ हुई हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ और कोविड के साथ, पर्टिकुलरली एस्थमा में, और WHO की और या दूसरी गाइडलाइंस, उसमें देखा गया कि बहुत सेवेरिटी के साथ जो है कोविड वो इस एस्थमा के मरीज़ों में असर नहीं करता, पर फिर भी जाहिर है कि एक वायरल इन्फेक्शन है, जब ऑलरेडी डिजीज़ लंग में इन्फेक्शन होती है तो उनको अलामात भी ज़्यादा आ सकती है। जैसे कि मैंने कहा, वो लोग जिनको एस्थमा भी है और उनकी जिनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो वो लोग बहुत एहतियात करेंगे। जब उनमें वायरस जाएगा तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, वो ऑलरेडी अपनी स्टेरॉइड की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो चांसेस हो सकते हैं कि उनमें सिवियरिटी बहुत ज़्यादा हो। तो उनको फौरी तौर पे जो मैंने अलामत अभी आपको बताई, अगर वो आ रही हैं, परसिस्ट कर रही हैं और सांस में खराबी बढ़ती जा रही है, तो उनको चाहिए कि किसी जो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं जहाँ पे कोविड के सेंटर्स बने हुए, वहाँ पे जाकर दिखाएं और अकॉर्डिंगली अपना टेलीमेडिसिन सेंटर, जी टेलीमेडिसिन सेंटर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पंजाब के तमाम अस्पतालों में काम कर रहे हैं। LGH का जो टेलीमेडिसिन सेंटर है 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं आपको, तो फौरी तौर पर उसमें भी अगर कोई जाना नहीं चाहता तो वो अपना उस पर कॉस्ट। पर मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी को अलामत बढ़ रही है तो वो घर में ना बैठे, जरूर अस्पताल जाए और डॉक्टर को चेक करवाए, और इससे पहले कि मजीद आप लोगों को इन्फेक्ट करें और खुदा ना खास्ता अगर आपने वायरस हो, अपनी हालत खराब हो और आप इस सिवियरिटी में चले जाए कि जहाँ इलाज मुमकिन ना हो, जैसे कि वेंटिलेटर पे चले जाना, तो उससे पहले ही आप डॉक्टर्स के पास जाएं और अपने आप को टेस्ट भी करवाएं और दवाइयाँ अरेंजमेंट करवाएं। सांस की मुख्तलिफ बीमारियां बहुत सी हैं, कॉमन बीमारियां इस वक्त कौन कौन सी है, इन्फेक्टिव बीमारियां कौन कौन सी हैं, और ऐसा होता है कि अगर सांस की एक्यूट बीमारी है नॉर्मल, तो अगर ऐसे शख्स में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है तो उसमें इतनी सेवेरिटी ना हो, लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स में वायरस की तशखीस हो गई जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सांस की कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो वहाँ पर सेवेरिटी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। जिस तरह कि अभी हमने बात की एस्थमा की, दूसरी में बात कर रहा था COPD, इसको कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये वो बीमारियां हैं खासतौर पर COPD की बात करूंगा जो स्मोकर्स में बहुत आम होती है। सही। और बेसिकली ये कहलाती ही सांस की बीमारी और दायमी खांसी की बीमारी है। तो इसमें फेफड़ों का जो एलिमेंट है वो कमज़ोर हुआ होता है सिगरेट पीने की वजह से। तो फेफड़ों का काम सिर्फ सांस लेना नहीं है, फेफड़ों का काम इन्फेक्शन से भी रोकना है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ जो बॉडी में आ जा रही है वो सांस के ज़रिए जाती है। ये एक रास्ता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपस में। तो इन्फेक्शन जो ट्रैवल करती हैं सांस के साथ साथ, अल्लाह मियां ने फेफड़ों में एक सलाहियत रखी है कि वो इन्फेक्शंस को कैच करते हैं, पकड़ते हैं और उसको वो रिमूव करते हैं। नाक का बड़ा अहम रोल है, इसके बाद गले में सांस की नालियों का बड़ा अहम रोल होता है। पर जो COPD में है सिगरेट की वजह से, उनमें ये सेल्स जो हमें लड़ते हैं इन इन्फेक्शंस के खिलाफ, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाते हैं और इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कहा जा सकता है कि जो स्मोकर्स हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं, जी, स्मोकर्स भी हैं, आपने बीमारी का नाम लिया, बड़ी खतरनाक है, COPD भी हैं, तो उनमें चांसेस ये हैं कि बीमारी ज़्यादा शिद्दत के साथ आ सकती है। तो उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि स्मोकर स्मोकिंग को छोड़ें और COPD मरीज़ वाले भी अपनी लगातार दवाई लेते रहे। आपने दूसरी बात की इन्फेक्शन की, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में इन्फेक्शन अगर हम देखें, क्रॉनिक इन्फेक्शन की मैं बात करूँगा, तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत आम है हमारे यहाँ, और सालाना 1 लाख जो जानें वो ज़ाया हो जाती हैं इस TB की वजह से। हालांकि हमारे पास इसका इलाज मौजूद है पर भी हम इसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पर तो TB की वैक्सीन्स भी लगाई जाती हैं, TB की BCG वैक्सीन फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और 1 लाख के करीब इंसानों का ज़ाया हो जाना 1 साल में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेशियो। उसके अलावा हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन अगर हम देखें तो नमूनियाज की वजह और बहुत सारी हैं
कोविड नहीं है। निमोनिया की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जी, किसी में माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा और फिर किसी में सवेयर। तो हम इसकी टाइप डिफाइन करते हैं कि किस वजह से ये हुआ। उसमें वायरल नमोनियाज है, उसमें बैक्टीरियल नमोनियाज है, उसमें फंगल नमोनियाज है, उसमें टीबी की वजह से नमोनिया है। तो आजकल जो जैसे कि आपको पता परसिस्ट भी करता है पेशेंट्स में। जी, कोविड जो है ये वायरस है, कोविड-19 जो है। तो वायरल नमूनियाज इससे पहले भी जो है H1N1, H151, जिसको हम बर्ड फ्लू के नाम से या सार्स के नाम से जाना जाता है, ये भी कॉमन इन्फेक्शंस हैं। तो ये एक्यूट इन्फेक्शन यानी कि बड़ी तेज़ी से आती हैं और तेज़ी से फैलती हैं, जिनमें इम्यूनिटी कम होती है और जल्दी ही मौत की वजह बन सकती हैं। तो इसलिए एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सीओपीडी का पेशेंट है, चाहे वो अस्थमा का पेशेंट है या वो टीबी का भी पेशेंट है, तो उनको अपनी दवाइयों को लगातार इस्तेमाल करना। जितनी भी बीमारियां उनमें मुब्तला जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन बाकी भी जिनकी कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ कंडीशंस हैं, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अगर किसी अस्थमा के पेशेंट को फीवर है, कफ है, उसको क्या करना चाहिए और कैसे फ़र्क करना चाहिए? ऑब्वियसली बुखार भी है। बहुत से मरीज ऐसे हैं जो एस्थमेटिक हैं, अपनी दवाइयाँ लगातार ले रहे हैं, पर अगर उनको आजकल के इस खौफ के दौर में बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो वो अपने टेलीफोन पर, जैसे हमने टेलीमेडिसिन की बात की, या अपने डॉक्टर से जिससे वो इलाज करा रहे होते हैं उनसे वो रब्ता कायम करें, वो उनको दवाई बताएंगे। अगर सपोज उस दवाई की वजह से उनको फ़ायदा नहीं होता और उनकी अलामत बढ़ती जाती हैं, तो फिर उनको लामहला डॉक्टर साहब चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मेरा ख्याल है कि अगर फ्लू, गला खराब परसिस्ट कर रहा है तो हमें कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये वबा इतनी तेज़ी से फैली है। और इन एडिशन टू अदर फैक्टर्स, जिस तरह से किसी ऐसी जगह से ट्रैवल करके आए जहां पर कोरोना वायरस फैला हुआ था। वो तो एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट था जो हमने शुरू में देखा कि ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी कॉमन हो रही थी, पर क्योंकि अब तो लोकल ट्रांसमिशन बहुत है, वो लोग बाहर से आके अंदर शामिल हो चुके हैं, तो उससे ये बीमारी फैल रही है। अब तो हमने ये देखना है कि मरीज जो है उसको अलामत कैसे डेवलप हो रही है, कितनी देर तक परसिस्ट कर रही है। तो फौरी तौर पे मेरा ख्याल है मैं उन चीज़ों का टेस्ट कराना, जैसा कि अभी आपने बात की कि टेस्ट भी शायद थोड़े हो रहे हैं, मेरा ख्याल है थोड़े हो रहे थे, पर अब तो गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप लिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी फ्रीक्वेंसी बेहतर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी भी हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े आबादी के मुल्क में अभी तक इस इतने 26-27 फरवरी से लेकर अब तक 1.5 महीने में सिर्फ 70-75 हज़ार टेस्ट हुए हैं। अगर 70-75 हज़ार टेस्ट हुए तो हमें 7 हज़ार ही उसमें से डायग्नोज हुए हैं, यानी कि 10% है। अगर हम इस रेशो को बढ़ा दें तो हो सकता है ये पॉजिटिविटी हमें ज़्यादा मिले और हम ज़्यादा लोगों को सेग्रीगेट कर सकें। अगर हम ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करें तो ये एक तरीका है जिससे हम जल्दी इस सिचुएशन पर काबू पा लेंगे। हमें पता लग जाएगा कि इतने पेशेंट्स कंफर्म है और इनको हमने क्वारंटीन या आइसोलेट कर देना और फिर बाकी जो है वो उनको बहुत अहम पॉइंट है। बाहर के मुल्कों में भी यही हुआ कि उन्होंने मैक्सिमम अपने जो सिम्टम्स के साथ पेशेंट आए हैं, जो सिम्टम्स के साथ नहीं भी आए कॉन्टैक्ट में, सबके टेस्ट किए उन्होंने। जितने ज्यादा टेस्ट हुए उतने लोगों को वो आइसोलेट कर सके अस्पतालों में, घरों में, या जहां भी उन्होंने किया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, तो वो ये ज़्यादा बेहतर है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल कोशिश कर रही है कि इसकी कैपेसिटी को हम डे बाय डे बढ़ाएं, और डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सही सर, अस्थमा के बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो इनहेलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इनहेलर्स में मोस्टली स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। स्टीरॉइड्स ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, ज़्यादा कोविड-19 की तशख़ीस उन लोगों में भी हो रही है जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इनहेलर्स का जो इस्तेमाल करें और उसमें स्टीरॉइड्स भी जा रहे हैं, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ये बहुत मेरा ख्याल अहम सवाल है। इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो मेन ट्रीटमेंट है एस्थमा का वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। इनहेल्ड से मुराद है कि इनहेलर की सूरत में हम लेना होता है, पर ये बिल्कुल जहन में रखा जाए कि जो इनहेलर की तरीके में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं उसकी डोज बहुत मामूली होती है, वो माइक्रोग्राम्स में डोजेज है। यूँ समझे कि ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि रोजाना उनको इनहेलर्स लेने पड़ते हैं, बल्कि मरीज ऐसे ही होते हैं जिनको रोज लेना पड़ता है। तो बीमारी को, जिस तरह कि हम अभी बात कर रहे थे, बीमारी को कंट्रोल करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत की दवाई छोड़ के हम डर के मारे कि हम उस पर बीमारी को, कोविड को ले लें। जो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनको अगर हम लंबे अरसे के लिए भी इस्तेमाल करें, जैसा कि मैं बताया कि डोजेज बहुत कम होती है, तो इससे इम्यूनिटी सप्रेस बिल्कुल भी नहीं होती। सही। और कई मरीजों को हमारे लेकिन अगर डोजेज कम है और इम्यूनिटी उस तरह से इफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन अगर एक शख्स रोज़ाना उस दवाई का इस्तेमाल करे, उसकी कंडीशन ऐसी है, उसने रोज़ाना इनहेलर लेना ही लेना है और वो छोड़ नहीं सकता, तो ऐसे में अगर रोज़ाना हम लें, चाहे थोड़ा लें, तो इम्यूनिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। स्टेरॉइड्स अगर तो अब्जॉर्ब हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जा रहे हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहे हैं, तो फिर तो इम्यूनिटी कम होने के चांसेस, जिनको हम कहते हैं ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जिनको साल के लिए ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं।
वो तो बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और फिर उनको अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए अच्छी डाइट का, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है जी। पर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बिल्कुल इम्यूनिटी कम नहीं करते, क्योंकि ये माइक्रोग्राम्स में जो रोजाना की डोजेज है वो वॉश आउट होती जाती है, ये ब्लड में शामिल नहीं होती, सांस के साथ हमने ली अंदर और उसके बाद मरीज को कंट्रोल करने के बाद ये वहां से ज़ाया हो जाती है, इतनी थोड़ी डोज होती है। तो इसमें मरीजों को बिल्कुल खौफ नहीं खाना कि हमें इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से पैनिक नहीं होना, अपनी दवाई इस्तेमाल करें, इनहेलर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट और इसको जारी रखना है और इसी की वजह से उनका अस्थमा कंट्रोल और साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी अपनानी है। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल। कॉल डॉक्टर साहब गालिबन ड्रॉप हो चुकी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इनहेल्ड स्टीरॉइड्स या ओरल स्टीरॉइड्स दो तरह के होते हैं। अभी अगर कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो किस बात का ख्याल रखना लाजमी हो जाता है? ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, इस सिचुएशन मैं इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में तो बड़ा क्लियर हूँ, गाइडलाइंस भी मौजूद हैं कि अगर कोई मरीज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है अपनी सीओपीडी की वजह से या अपने अस्थमा की वजह से, तो उसको वो जारी रखना चाहिए। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोथ सेम? जी, ऑलमोस्ट डोजेज में से नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से मुराद है कि वो नाक के जरिए लिए जाते हैं, नेजल स्प्रेज के, और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इनहेलर के मुंह के रास्ते लिए जाते हैं। दो किस्म की दवाइयाँ, नेजल स्प्रेज जो है वो नाक की एलर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो इनहेलर्स हैं मुंह के जरिए वो दमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो और दवाइयाँ ऑलमोस्ट इनहेल्ड और नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में डोजेज तकरीबन एक जितनी ही होती हैं और दोनों अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेफ है। और मैं ये बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ और एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने ये इस्तेमाल किए हैं वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं और उनको अपनी जारी रखनी चाहिए। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो हमें एलर्जी से, तो मुख्तलिफ एलर्जी से बचाते हैं, लेकिन ये इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी नॉलेज है। देखिए, मैं बात वही बार बार करना चाह रहा हूँ कि ये इतनी डोजेज में होते हैं कि इनसे इंसान की इम्यूनिटी को फ़र्क नहीं पड़ता, ये तयशुदा बात है और स्टडीज़ हो चुकी हैं। और ये लंबे अरसे के लिए भी इसलिए दिए जाते हैं कि ये इम्यूनिटी को बिल्कुल काम नहीं कर पाते। अगर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं और वो लंबे अरसे के लिए आप लेते हैं, 6 महीने साल के लिए, तो वो ज़रूर ऐसी दवाई है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कि वो आपकी इम्यूनिटी को ज़रूर कम करते हैं, उसके बारे में मोहतात होने की ज़रूरत है। पर इनहेल्ड और नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम एज रूटीन इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि उनकी बीमारी कंट्रोल रहे। डॉक्टर की जानिब से प्रिस्क्राइब डोज है उसको बिल्कुल ना छोड़े और जारी रखें। नेबुलाइजर का इस्तेमाल भी अक्सर पेशेंट्स को करना पड़ता है, अस्थमा के पेशेंट्स जो भी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इज़ इट पॉसिबल कि हवा में खुदा न खास्ता को कोई कोरोना वायरस मौजूद हो और अगर कोई नेबुलाइज कर रहा है तो दोनों का इंटरेक्शन हो और पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हो जाए? जी, ऐसा नहीं है। अगर तो देखिए हॉस्पिटल की सेटिंग में मरीज दाखिल है और वो कोविड पॉजिटिव भी है, तो गाइडलाइंस ने ये कह दिया है कि उसको नेबुलाइज नहीं करना, क्योंकि नेबुलाइज करने से मिस्ट बनता है, पार्टिकल्स हवा में शामिल होते हैं, तो चांसेस हैं कि साथ वाले मरीज या दूसरे लोग हेल्थ केयर वर्कर्स वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। सही। पर अगर घर में कोई मरीज है उसको नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है और उसकी हवा में कोई वायरस मौजूद है तो वो उससे नेबुलाइजर में नहीं जाएगा। पर अगर उस बंदे को खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन कोविड की वजह से है तो वहां से ये नेबुलाइजेशन की वजह से पार्टिकल्स बन के स्प्रेड हो सकते हैं, किसी और में मुंतकिल कर सकता है, खुद वो महफूज रहेगा। और बेहतर अभी आजकल की जो सिचुएशन है, बेहतर ये कम से कम किया जाए। इसकी क्या रीजन है? ये नहीं पॉसिबल कि घर पर नेबुलाइज कर लिया जाए, बाहर ना जाए। तो देखिए हॉस्पिटल में मरीज कोविड पॉजिटिव है फिर तो हम नहीं करेंगे उसको, जो बिल्कुल हम उसको इनहेलर का इस्तेमाल कहते हैं कि आप इनहेलर इस्तेमाल करें, वो सेफ है, उसमें मिस्ट नहीं बनता। नेबुलाइजेशन से मुराद ये है कि हम लिक्विड की सूरत में दवाई उसमें डालते हैं और वो जब नेबुलाइज चलता है तो उसमें से फ्यूम्स उठते हैं। लेकिन आजकल की सिचुएशन में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, तो हम अवॉइड कर ले तो बेहतर है। ठीक है। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर लाहौर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं जावेद बात कर रहा हूँ लाहौर से। रहमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छी सेहत में होंगे और एहतियाती तदाबीर अपना रहे होंगे। क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मेरी डॉक्टर साहब ये मेरी मिसेज हैं जी जी। तकरीबन ये 3-4 साल से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है सांस की ना। ठीक। ताकत ये अपने दवाई देती है मॉन्टी कैट 10 मिलीग्राम वाली, और साथ कभी कभी नहीं रहती यूज कर लेती है। तो डॉक्टर आपसे सवाल ये था कि डॉक्टर इसका कोई मुस्तकिल इलाज है या नहीं है? अस्थमा का मुस्तकिल इलाज? ये मुसलसल मॉन्टिकेट ले रही है तकरीबन 2 साल से, तो डॉक्टर इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं इसका जवाब इस तरह देना चाहूँगा कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि दवाइयाँ लेने से कंट्रोल की जाती है, ये बेसिकली ख़त्म नहीं होती। अगर हम इसको कहें कि जड़ से ख़त्म हो जाए
तो वो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह के और बहुत सारी बीमारी, जैसा डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाती है तो वो ख़त्म नहीं होती, कंट्रोल की जाती है। ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो जाए तो मुसलसल दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, वो ख़त्म नहीं होता। बैन ही एस्थमा भी एक ऐसी बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है ना, जीन्स में तब्दीली की वजह से ये बीमारी आती है, तो इसके लिए हमें दवाई को बार बार लेना पड़ता है। इसकी खूबी यह है कि ये मुसलसल सारा साल नहीं चलती, जिस तरह के डायबिटीज़ के मरीज़ को सारा साल दवाई लेनी पड़ती है। ये सीज़न के साथ इफेक्ट हो सकती है कि किसी सीज़न में ज़्यादा है, किसी सीज़न में कम है। तो मेरा ख्याल है कि दवाई को लेना बहुत ज़रूरी है। मॉन्टीगेट एक अच्छी दवाई है, जो मॉन्टिलुकास्ट है वो एक अच्छी दवाई है। इसको हम कहते हैं कि सांस की नालियों की एलर्जी को रोकती है, पर मेरा ख्याल है ये काफ़ी नहीं है। अगर आपने किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखा लिया है, पल्मोनोलॉजिस्ट को, तो वो बताएंगे कि आपकी जो वाइफ है उनकी बीमारी कितनी सीवियर है और उनको इन्हेलर की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर ये कहूँगा कि इन्हेलर की दवाई जो है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू मॉन्टीगेट या और दवाइयों को, जिस तरह के नेबुलाइजेशन हैं या गोलियाँ हैं, उनसे बचने के लिए इन्हेलर्स का इस्तेमाल बहुत बेहतर होता है। सही। डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल में आपके सवाल का जवाब। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और मजीद लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद, और आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कोई भी अगर आपका सवाल है तो डॉक्टर साहब आपकी रहनुमाई के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एंटी हिस्टामाइंस सिरप्स की सूरत में भी मौजूद होते हैं, टैबलेट्स की सूरत में भी मौजूद होते हैं और एलर्जी से बचाव के लिए दिए जाते हैं। अब ये कहा जाता है कि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। ये थ्योरी कहाँ तक वैलिड है? ऐसा पॉसिबल है? और अगर हम एंटी हिस्टामाइंस का इस्तेमाल करें तो वो हमें वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं? जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एंटी हिस्टामिन्स वो ड्रग्स हैं जो ख़ास तौर पे कॉमन स्किन एलर्जीज़ में इस्तेमाल होती हैं या नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल कराई जाती हैं। ये दवाइयाँ बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, पर हरगिज़ ये ऐसी दवाई नहीं है कि जिससे हम कहें कि इम्यूनिटी को कुछ स्प्रेस कर देगी। इसमें इम्यूनिटी स्प्रेस नहीं होती ना, तो इसमें डरने की बात है कि इम्यूनिटी स्प्रेस होगी और कोविड-19 या कोई भी इन्फेक्शन इसमें बढ़ जाएगी, ना ये किसी वायरल इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ठीक। और सर, न्यूमोकोकल वैक्सीन्स जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं नमूनिया के ख़िलाफ़, अब अगर किसी कोविड-19 के पेशेंट को, यानी ऐसा बंदा जिसमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई और अभी वो कोविड-19 से सफ़र कर रहा है, अगर किसी को ये वैक्सीन लगी है तो ये चांसेस कम हो जाते हैं कि फिर उसको नमूनिया ना और वो सेवेरिटी की तरफ ना जाए? पहले तो मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन किसी बीमारी का इलाज नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट है। हम मरीज़ को वैक्सीनेशन देकर उसको सेफ साइड पर ले जाते हैं कि उसको इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। जैसे कि आपने बात की नीमोकोकल वैक्सीन, तो नीमोकोकल एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से नमूनिया बहुत आम है सारी दुनिया में। तो नीमोकोकल वैक्सीन एक बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीनेशन है और हम यूजुअली उन लोगों को लगवाते हैं ये जिनमें इम्यूनिटी किसी वजह से, जैसा कि हमने पहले बीमारियों के नाम लिए, कम हो गई होती है या उनकी उम्र ज़्यादा होती है। तो ये प्रोटेक्ट करती है हमें बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के खिलाफ, और वो बैक्टीरिया का नाम है नीमोकोकल बैक्टीरिया। पर क्योंकि कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन है तो ये हरगिज़ उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। सही, इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर लाहौर से मौजूद है, अहमद वकार। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, आप क्या सवाल करना चाहेंगे, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हूँ। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का गुजर चुका है मुझे, ये पीरियड में उस बीमारी से गुजर चुका हूँ। ठीक ठीक। आप प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम डाउन कर दें। जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन करना है कि मैंने एटीटी का कोर्स पूरा कंप्लीट किया है 1 ईयर का। ठीक। उसके बाद मैं कंप्लीटली ठीक हो गया हूँ। अभी मैं अपनी ड्यूटी पंजाब कार्डियोलॉजी 3rd फ्लोर इमरजेंसी टेलीमेडिसिन में अंजाम दे रहा हूँ। ठीक। तो दूसरा मुझे ये पता करना है डॉक्टर साहब, मुझे ना 3-4 दिन से गले में ना हल्की सी खराश है, हल्की सी, ना कोई फीवर है और ना ही कोई कफ है, ना ही कोई आगे सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और ना ही कम हो रहे हैं। सही। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कोरोना वायरस की अलामत तो नहीं है? शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, सवाल आपने दोनों सुन लिया। माशाल्लाह आप एक बहुत अहम जगह पे बहुत अहम अपना किरदार निभा रहे हैं।
PIC बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है हमारा, और वहाँ पे बहुत से दिल के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। तो आप टेलीमेडिसिन में बैठकर उन लोगों का इलाज ज़ाहिर है कि कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से हो जाए। जहाँ तक रही आपकी अपनी बात, ट्यूबरकुलोसिस जैसे कि हमने अभी बताया कि बहुत कॉमन बीमारी है, पर इसका अगर हम पूरा लग के इलाज कर लें, जो कोर्स कर लिया जाए, तो टीबी फेफड़ों की या जिस्म के किसी हिस्से के भी 100% तक ठीक हो जाती है। सही। तो आपने क्योंकि लग के इलाज किया और 1 साल का इलाज किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस आप खुद भी कह रहे हैं कि उस इलाज के बाद मैं 100% ठीक हूँ, तो ये 100% क्योरेबल डिजीज़ है, तो आप उस बीमारी से क्योर हो चुके हैं। पर क्योंकि आप आजकल के इस कोविड-19 में बड़े इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको अपने आप को बड़े अच्छे प्रोटेक्ट करके फिर अस्पताल में जाना चाहिए। आप मास्क पहन कर जाएँ और कंप्लीट एक जो है अपने आप को प्रोटेक्शन में रखें। अगर आपका हल्का गला ख़राब हो रहा है तो उसके हिसाब से आप किसी भी डॉक्टर साहब से बात करके वहाँ से दवाई ले लें और अपने आप को बिल्कुल महफूज रखें। लेकिन अगर ये खराश वाली खांसी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये इसका मतलब मैं फौरी तौर पर तो ये नहीं कह सकता कि आपको कोरोना हो गया, पर आपने दवाई लेकर अपना इलाज करना है। अगर आपको लगता है फिर बुखार हो जाता है आपको और आपकी बीमारी परसिस्ट करती है, तो फिर आप ज़रूर अपना कोरोना कराएं, क्योंकि खबर ये भी थी कि PIC में भी कुछ डॉक्टर साहिबान को और पैरामेडिक्स को कोरोना हुआ है। तो आपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, तो आपने अपने आप को बड़ा महफूज रखना है। आप दवाई लें, अगर खुदा ना खास्ता एहतियात के बावजूद और दवाई लेने के बावजूद आप बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो आप भी कोरोना का टेस्ट करवाएं। सही, सेफ साइड लाजमी करवा लेना चाहिए अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है। डॉक्टर साहब, न्यूमोकोकल वैक्सीन पर तो आपने रोशनी डाल दी, फ्लू वैक्सीन्स क्या ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं इस वायरस के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों को फ्लू वैक्सीन्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। मैं एक चीज़ बताऊँ, फ्लू जो है वो वायरल इलनेस है और बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो फ्लू करते हैं, उसमें से कोविड भी एक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पब्लिक को भी, तमाम को, कि तमाम कोविड के मरीज बहुत सीरियस बीमारी में नहीं जाते, उनको हल्का पाकिस्तान में तो ये सेवेरिटी बहुत कम है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 80 से 85 बल्कि इससे भी ज़्यादा फीसद लोगों को बड़ी माइल्ड सी डिजीज़ हुई, और वो माइल्ड डिजीज़ गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम इस सूरत में आता है। तो वायरल बीमारी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, जिसको हम H1N1 के ख़िलाफ़, जिसको हम फ्लू वैक्सीनेशन कहते हैं, फ्लू शॉट के तौर पर उसको लगाया जाता है और हर साल हम उसको लगाते हैं। पर क्योंकि ये वैक्सीनेशन भी H1N1 के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कोविड, इसको हम नोवल कोरोना वायरस कहते हैं, ये बिल्कुल नया वायरस है, इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन ईजाद नहीं हुई, काम जारी है सारी दुनिया में। अब कितना टाइम लग जाए, 6 महीने, साल, 2 साल, क्योंकि वैक्सीन को तैयार करके नॉर्मली तो यही कहा जा रहा है कि कम से कम भी अगर टाइम लगा तो 18 माह लग जाएंगे वैक्सीनेशन को लॉन्च करने में। भी तो सिर्फ ट्रायल्स हो रहे हैं, उसके ट्रायल्स होते हैं, फिर उनको देखा जाता है, फिर उसको सेव करके मार्केट में लाए, तो 1.5 से 2 साल कहीं नहीं गए। तो अभी तक इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। न्यूमोकोकल वैक्सीन इसके खिलाफ अमल नहीं करेगी, जो हमारे पास वैक्सीनेशन फ्लू की अवेलेबल है वो इसके खिलाफ अमल नहीं करेंगी। तो इसके लिए स्पेसिफिक वैक्सीनेशन आना जरूरी है। स्पेकुलेशन, जी, स्पेकुलेशन। ठीक, ऐसा शख्स जो नॉर्मल था लेकिन उसमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई, PCR पॉजिटिव आया और उसके बाद सेवेरिटी की तरफ चला गया और उसके बाद निमोनिया भी हो गया, लेकिन वो रिकवर कर गया, क्योर हो गया इस वायरस से, ये चांसेस होते हैं कि फिर उसकी ज़िंदगी में उसको कोई ना कोई सांस की बीमारी हो जाए, किसी ना किसी वो बीमारी में मुब्तला हो जाए, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी हो। जी, मैं आपको ये बता दूं, जो क्रॉनिक इलनेस होती है, रेस्पिरेटरी खासतौर पर मैं बात करूंगा, तो क्रॉनिक इलनेस में लंग के डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये नमूनिया, वायरल नमूनिया, एक्यूट इन्फेक्शन कुछ जितनी रैपिडली से आता है उतनी ही अल्हम्दुलिल्लाह रैपिडली से ये क्योर भी हो जाता है। तो जो मरीज इसमें से गुजर के माइल्ड से मॉडरेट सिविरिटी में से नमूनिया होकर ठीक हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आएगी। पर कुछ ऐसे मरीज, सेवेरिटी वालों में भी कोई कॉम्प्लिकेशन, चलिए अगर हम अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीजेस को छोड़ दें, इसके अलावा भी कोई नहीं है। पर ऐसे मरीज जो सीवियर होते हैं और वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और वो कुछ दिन तक वेंटिलेटर पे रहते हैं, तो ऐसे मरीजों के चांसेस होते हैं कि वो ARDS की वजह से उनके लंग में थोड़ी बहुत फाइब्रोसिस हो सकती है, या वो जो ट्यूब हम डालते हैं उसकी वजह से थोड़ी बहुत सांस की नाली सुकड़ सकती है, और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन। जिस तरह कि आपने वेंटिलेटर्स का जिक्र किया, अगर खुदा ना खास्ता किसी अस्थमा के पेशेंट को कोरोना वायरस की तशखीस हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेवेरिटी की तरफ ही जाएगा और खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर, क्योंकि सांस का प्रॉब्लम तो ऑलरेडी चल रहा है। जी, वो ठीक है, बिल्कुल। ऐसे पेशेंट्स आपकी प्रैक्टिस में आए हैं जो कि वेंटिलेटर्स पर गए हों अस्थमा के? मरीज ज़ाहिर है कि सेवेरिटी के साथ आ रहे हैं, पर वो ज़रूरी नहीं कि ऐसे हों कि उनको दमा था और वो वाकई ही उसने हर हाल में सेवेरिटी की तरफ जाना है। ठीक, वो सेवेरिटी के रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको बताए वो हैं, उसमें से एक दमा और COPD भी है। अगर वो उनको इतना स्वेयर वायरस लोड इतना ज़्यादा होता है कि उनके अंदर वायरल, या उनकी उम्र ज़्यादा है या कोई और कोमॉर्बिडिटी भी है,
तो उनको इन्फेक्शन इतनी सिवियर हो सकती है कि उनको खुदा न खास्ता वेंटिलेटर की जरूरत नहीं। पर ऐसा नहीं है कि तमाम एस्थमेटिक को कोविड होगा तो उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। यानी कि चांसेस आर स्टिल देयर कि वो इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे। ठीक, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि लॉक बराए मेहरबानी इख्तराम करें। 30 अप्रैल तक इसको बढ़ाया गया है और अगर हम चाहते हैं कि हम इस सिचुएशन पर बहुत जल्द काबू पा लें, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारे हाथ से बात निकल जाए तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम फिर ना उतने वेंटिलेटर्स हैं, फिर ना उतने आइसोलेशन सेंटर्स होंगे। तो अभी हम सब अगर मिलकर ये एफर्ट करें और अपने अपने घरों में रहें और बार बार जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पर अमल पैरा हों, जो सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल बताए जा रहे हैं उन पर अगर अमल दरामद करें, और अगर 30 अप्रैल तक इसी लॉकडाउन को अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें तो बहुत जल्द ये मुमकिन है कि हम इस वायरस पर काबू पा लें और मिड रमज़ान में ही हम खुशगवार माहौल में वापस आ जाएं। लेकिन ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा अगर लोग जो हैं वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे और लॉकडाउन का एहतराम करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अस्थमा पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और आप प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, WHO की बड़ी वाज़ेह रिकमेंडेशंस आई और ये भी कहा गया उन रिकमेंडेशंस में कि जो एल्डरली ग्रुप है, वो लोग जो कि से उम्र जिनकी ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस वायरस के साथ एक्सपोज होने में। अगर 60 साल का शख्स या 60 साल से ज़्यादा उम्र और एस्थमा भी है, ऐसे शख्स के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है? जी, कोई स्पेशल एहतियाती तदाबीर तो नहीं है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? एहतियाती तदाबीर तो वही है जो तमाम मरीजों के लिए, जो कि बड़ी आपने वक्फे में जाने से पहले बड़ी डिटेल से बता दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोने हैं, बार बार मास्क लगाना है आपने। मैं इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इन एहतियाती तदाबीर के अलावा सबसे बड़ी एहतियात यह है कि वो लोग अपना लगातार इलाज जारी रखें। जो हम पहले बता चुके हैं कि उनका इलाज अगर इनहेलर्स पे है तो वो इनहेलर्स लेते रहे, अगर उनका गोलियों पे है तो वो गोलियां नेबुलाइज करते हैं। अगर उनको नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो घर में रहते हुए अक्सर नेबुलाइज कर लें। पर फिर मैं बार बार ये कहूँगा कि उनका बेहतरीन इलाज इनहेलर्स की सूरत में ही होता है। ठीक है, तो अपने इलाज पे स्टिक करें और अपने आप को फिट रखें। सही, और वही एहतियाती तदाबीर हैं जो बार बार बताई जा रही हैं और डे 1 से बताई जा रही हैं। एस्थमा और फेस मास्क बड़े दोनों अजीब से कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर एक एस्थमा का पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसको सांस लेने में दुश्वारी भी अक्सर होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का भी सामना है, और अगर खुदा ना खास्ता उसकी ये जो कंडीशन है वो सवेयर भी हो सकती है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलेगा, बहुत से ऐसे एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको अपनी जॉब के लिए रोज़ाना बाहर जाना ही जाना है। अब वो फेस मास्क किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वो फेस मास्क इस्तेमाल करेंगे तो फिर सांस लेने में भी दुश्वारी होगी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो दवाई लगातार ले रहे हैं तो मेरे ख्याल इतनी दुश्वारी उनकी सांस में आएगी नहीं। ठीक है, घर में इन लोगों को फेस मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ये गाइडेंस ज़रूर दूंगा कि अगर उनके किसी के घर में बुजुर्ग मौजूद हैं और वो एस्थमेटिक भी हैं तो उनके बच्चों को बहुत एहतियात करनी है कि वो बाहर जाएं तो उन लोगों के साथ ना बैठे जिसमें चांसेस हैं, गैदरिंग्स में ना जाए और वहाँ से कोई इन्फेक्शन लेके घर पे ना आए और अपने पेरेंट्स को ना दें। यानी कि अगर कोई भी एस्थमेटिक पेशेंट अपनी दवा जारी रखे हुए है तो फेस मास्क का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि वो प्रॉब्लम उस तरह से नहीं है। तो घर में तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि फेस मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। घर में हाँ, अगर किसी एस्थमेटिक को बाहर जाना पड़ता है तो वो जरूर फेस मास्क लगाए। मुख्तलिफ किस्म के फेस मास्क अवेलेबल हैं। जो आम सर्जिकल फेस मास्क है वो बड़े आराम से इंसान लगा सकता है और उससे कोई सांस घुटने में प्रॉब्लम भी नहीं होता। ठीक, अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर लाहौर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रुबाब। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब, आप क्या सवाल करना चाहती हैं? बात करना चाह रही थी। जी जी, हम लोगों ने पूरी फैमिली ने H1N1 के अगेंस्ट करवाई है वैक्सीनेशन, सारे घर के साथ में। तो क्या हमें कोरोना वायरस से ये बचाने में मदद दे सकती है? ठीक, शुक्रिया रुबाब आपका। डॉक्टर साहब, वैसे हम इस पर पहले भी बात कर रहे हैं, सवाल पे हम पहले जवाब दे चुके हैं, पर आपकी क्लियरेंस के लिए मैं अर्ज कर दूं कि H1N1 की जो वैक्सीनेशन है वो कोरोना वायरस के खिलाफ बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होगी। वो आपके H1N1 जो फ्लू सालाना लोगों को लगवाया जाए, सितंबर अक्टूबर में ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है, वो सिर्फ उसी के खिलाफ कारगर है और उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो जो फ्लू उस वजह से होना H1N1 की वजह से वो आपको नहीं होगा, पर ये कोरोना के खिलाफ आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन शुरू से ही इन पर बड़ी कंट्रोवर्सी पाई जा रही थी। अभी मैं आपसे इन दोनों अद्वियात के प्रोफ्लेक्सिस पर बात करना चाहूँगी कि कोई भी शख्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर इनका इस्तेमाल कर सकता है कोरोना वायरस के खिलाफ।
लेकिन जी मैं ख़ासतौर पर ये बता दूं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन बहुत ख़ास दवाइयाँ हैं। ये बेसिकली तो मलेरिया की एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, बिल्कुल। पर आजकल और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें ये बहुत सारे मरीज़ हमारे रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें खासतौर पर जोड़ों के मरीज़ हैं, वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उनको रोज़ाना लेनी पड़ती है और उनकी बीमारी इस दवाई से कंट्रोल होती है। पर अभी तक कोई ऐसी स्टडी कंफर्म नहीं हुई कि हम इसको प्रोफिलैक्टिक तौर पे लें और हम इस कोरोना वायरस से बच जाएंगे। तो मेरे ख्याल है ये एक मिथ है, हमें हरगिज़ इस दवाई को प्रोफिलैक्सिस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ लोगों ने इसको हफ्ता लेनी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने इसको रोज़ाना लेनी शुरू कर दी विदाउट नोइंग कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस हार्ट के ऊपर होती हैं। तो मेरे ख्याल है इसको हमें यहाँ स्टॉप करना है। ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको हमें प्रोफिलैक्सिस के तौर पर तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, ट्रीटमेंट अगर कोई मरीज़ मॉडरेट या सीवियर बीमारी के साथ, सांस की बीमारी के साथ अस्पताल में दाखिल होता है, तो उसमें कुछ रिसर्च पेपर्स ऐसे आए हैं जहां पे ये दवाई इस्तेमाल की गई है और थोड़ा बहुत और मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर्स खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें वरी करने की जरूरत है के तौर पे नहीं जी। ठीक। डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर एक दवाई है जो कि आपको भी पता ही होगा, HIV एड्स के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके ट्रायल्स किए गए हैं कोविड-19 के पेशेंट्स पर और बड़े पॉजिटिव आउटकम आए हैं और बड़ी जल्दी ये देखा गया है कि जो पेशेंट है वो रिकवर कर गया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये बताऊंगा कि सिर्फ एक जो दवाई का नाम आपने लिया है रेमडेसिविर, यही नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ एंटीवायरल्स जो कि एड्स के या HIV के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती हैं, रेगुलरली इस्तेमाल होती हैं, उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रायल हुए हैं और उनकी जो है वो पॉजिटिविटी देखी गई कि वो फ़ायदेमंद है। पर हतमी तौर पे मैंने अभी कहा कि कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो कि हम कह दें कि ये बिल्कुल एक 100% इलाज निकल आया। ये दवाइयाँ वो हैं जो कि HIV के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो हमारे मुल्क में तो वैसी महंगी दवाइयाँ बड़ी कम मिलती हैं। अगर हम इनको वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे बगैर किसी एविडेंस के, तो हमारे जो रूटीन के एविडेंसेस नहीं है, तो जहां पे ये रेगुलर इस्तेमाल होनी वहां पे ये कम पड़ जाएंगे। सर, हमारे पास लास्ट 3 मिनट हैं और जाते जाते आपसे मैसेज भी लेना चाहूंगी, लेकिन बड़ा ब्रीफली ये बता दें कि मोटापे जिन यंगस्टर्स में होता है वो ज्यादा प्रोन है इस वायरस को कैच करने में, या उनमें सेवेरिटी आ सकती है अगर उनमें वायरस की तशखीस हो, क्योंकि एक रिसर्च ऐसी भी है। बिल्कुल ऐसी है जी। ओबेसिटी जिस तरह के बहुत सारी बीमारियों का रिस्क फैक्टर है, इसमें यह देखा गया कि अगर हमारा BMI 30 से ज़्यादा है, यानी कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओबीज है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी रिसेंटली रिसर्च में ये देखा गया कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीज है तो उसमें कोविड के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो सिवियरिटी की तरफ भी जा सकता है। जो मोटापे की तरफ माइल अफराद हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। ठीक, जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों को, आम आवाम को या हेल्थ केयर वर्कर्स के? मेरा कॉमन मैसेज है जो बहुत जगहों पे कहा जा चुका, आपने भी अभी अपने प्रोग्राम में मैसेज दिया, वो मैसेज यही है कि अपने आप को आप प्रोटेक्ट रखें, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट रखें, और जो हम गवर्नमेंट की तरफ से हमारा लॉकडाउन का प्रोग्राम है उसके मुताबिक चलें और बहुत एहतियात के साथ अपने हाथों को बार बार धोएं, गैदरिंग्स में ना जाएं, अवॉइड करें लोगों के साथ बैठना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये तो वो चीज़ें हैं जिससे बीमारी को हमने दूर रखना है, पर यहाँ पे मैं खास तौर पे हेल्थ केयर वर्कर्स, जो डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, उनकी मैं बहुत खिदमात है, उनको सराहना चाहूंगा कि ये बहुत, आप भी डॉक्टर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम आपकी खिदमत को भी सराहा जाना बहुत शुक्रिया जी। तो मैं खास तौर पर यहाँ मैसेज देना चाहता हूँ, और यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, वो बहुत फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स। मैंने ये भी देखा है कि आप सपोज एक नाके पे जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, उनको भी बहुत गैदरिंग का सामना करना पड़ता है, वो भी सारा दिन ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी अफवाज, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारा मीडिया, वो बड़ा रोल है जी मीडिया को। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कि अवेयरनेस पहुंचा रहा है, इस वक्त मुतहद नजर आ रही है मुझे, और अल्लाह करे हम इस तरह मुतहद होकर इस बीमारी को जल्दी काबू पा लें इंशाल्लाह। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप इन सब लोगों का साथ दें, क्योंकि ये तमाम लोग आप लोगों के लिए ही अपने घरों से बाहर हैं, लेकिन आप लोगों को अपने घर में रहना है और मुत्तहिद होकर हम सबको इसका एहतराम करते हुए हम सब ने इस वायरस को शिकस्त देनी है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान थे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद, और बड़े अच्छे से इन्होंने हम सब की रहनुमाई की और आपके जितने भी सवालात थे सबका जवाब भी दिया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सबसे जाते जाते वही गुजारिश है कि लॉकडाउन को अच्छे तरीके से फॉलो कर लें, और जो एहतियाती तदाबीर बार बार बताई जा रही हैं, हर प्लेटफॉर्म से आप सुन रहे हैं, रोज़ाना हम भी अपने प्रोग्राम में आपको एहतियाती तदाबीर बताते हैं, बराए मेहरबानी उन पर अमल पैरा हो जाएं ताकि आप खुद को भी महफूज रखें और आपसे मुंसलिक जो आपके लोग हैं उनको भी हम महफूज बना सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।